गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे 12th के बच्चों। कैसी चल रही तुम लोग की तैयारी? काफी 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तीसरे में हम हाथ लगा चुके हैं। आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को खूब समझ में आ रहा होगा। कंटेंट आपको पूरा दिया जाएगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, कंटेंट्स की कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे 2-4-10 लेक्चर बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट्स की कमी या कटिंग मैं नहीं करूंगा। मैं 10 लेक्चर बढ़ा दूंगा लेकिन कंटेंट की कटिंग बिल्कुल नहीं होगी। आपके मॉड्यूल के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ में बोर्ड के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसा मैंने आपके साथ 11 में प्रॉमिस किया था, बिल्कुल एज इट इज चलेंगे। राइट, जैसा कि मैंने आपसे 11 में प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हम 12th में आएंगे बोर्ड को भी ध्यान में देंगे, बोर्ड के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं आपको, है ना। एनसीईआरटी को भी टारगेट शुरू से बनाया गया है और साथ में जो है जितना भी मॉड्यूल, पिछले साल थोड़ी सी मॉड्यूल की भी प्रॉब्लम रह गई थी, लास्ट में कुछ प्रॉब्लम रह गया था कि मॉड्यूल कुछ नहीं हो पाए, लेकिन उन सबको मिनिमाइज किया जाएगा। जो पिछले मॉड्यूल है उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे और उनको कंप्लीट कराते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो रिसेंट का टॉपिक चल रहा है उसमें कटिंग ना आए। इज दैट क्लियर? पीछे मॉड्यूल को धीरे धीरे, जैसे मैंने 11 का स्टार्ट किया है, आपको जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया फिर दूसरा मैं प्रोसेस में डाल रखा हूं, आप लोगों को पता भी है, मैसेज मैंने आपको डाल रखा है। तो संडे के बाद मैं आपको एक नया टारगेट भी दूंगा, 11 का टारगेट एक दूंगा। ठीक है, संडे के बाद 2 से 3 दिन के लिए मैं 11 का एक चैप्टर टारगेट दूंगा कि इतना क्वेश्चन आप करके दिखाइए, जिससे ना हो वो डाउट पूछिए। ठीक है, फिर संडे तक मैं आपको एक और 2-3 चैप्टर में एक चैप्टर का टारगेट दूंगा। तो एक 11th एक 12th में टारगेट आपको दूंगा, उसको आप करते चलिए, क्वेश्चन बराबर पूछते चलिए। क्वेश्चन मैं, जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इकट्ठा जो है सैटरडे के दिन जितने भी बच्चों के सवाल आएंगे सबको एक साथ सॉल्व करके पर्सनल मोबाइल पर जिसने जिसने सवाल पूछा है उनके मोबाइल पर जाएगा, बाकी किसी के मोबाइल पर नहीं जाएगा। ठीक, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपके नंबर पर मोबाइल जाएगा, सबके मोबाइल पर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और संडे के बाद जो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा मैं उस पर बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरे लिस्ट के हिसाब से कंप्लीट हो गया, आप नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी कमी है। भात खा के भात यानी चावल खा के सो रहे हो तो ये आपकी कमी है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको हाइड्रोलिसिस में बताया था कि हाइड्रोलिसिस SN2 टाइप रिएक्शन होती है, कि SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बच्चों। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN2 रिएक्शन को मैंने खूब अच्छे से आपको बड़ा पढ़ाया है। अब हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको लाइन, पहले थोड़ा सा मैं हट जाता हूं। कुछ बच्चों में टेंडेंसी होती है कि पहले हम छाप लें उसके बाद समझें, तो छापने का आपको एक मौका दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं हट रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों पहला केस देखिए। पहला है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमें जो है आपको बताना है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो हमने पहला केस लिया हुआ है। पहला मैंने हेडिंग की बात करने जा रहा हूं, पहले हेडिंग की बात करते हैं। बच्चों ध्यान से देखें, ये MX2 ले रखा है, MX2 कंपाउंड ले रखा है, M बराबर यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम होगा, राइट, और X बराबर ClBrI, कुछ भी आप ले सकते हो, फ्लोरीन नहीं लोगे एक्सप्लोजिव नेचर की वजह से। अब यहां पर ClBrI कुछ भी ले सकते हो, अगर यहां पर Cl लेते हो, राइट, तो यहां पर Cl लगा दोगे। यहां पर मान लिया B ले रखा है हमने, तो BOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl बन जाएगा, राइट। अगर Mg लोगे तो बस B की जगह पर Mg लग जाएगा, एज इट इज रहेगा। एक बात ये हो गई।
अगर मैं MX3 कोई मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो MX3 का मतलब या तो मैं बोरॉन लूंगा या फास्फोरस लूंगा या मैं AS लूंगा, राइट। इनमें से अगर मैं कुछ भी लेता हूं और X बराबर वही पुरानी बात, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से अगर मैं कुछ लेता हूं बच्चों तो ये जो है आपका ये 3x बना लेगा और MOH का होल थ्राइस। जैसे मैंने B लिया हुआ है तो BOH का होल थ्राइस बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl, राइट। यहां पर अगर मैंने क्लोरीन लिया हुआ है, अब AlCl3 का थोड़ा सा रिएक्शन देखो, इसको आप स्टार बनाएंगे। AlCl3 के रिएक्शन को आप स्टार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे स्टार, थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर हम स्टीम, अब पहली चीज तो समझो बहुत सारे रिएक्शन में स्टीम लिखा रहता है, तो बच्चों पानी अगर मैंने नॉर्मल स्टेट में लिया हुआ तो सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, ठंडे पानी के साथ, यानी कुछ भी मैंने चक्कर नहीं रखा है। अगर हमने एक होता है हॉट वाटर, राइट, हॉट वाटर का मतलब पानी हमने गर्म कर लिया है। अगर मैं स्टीम ले रहा हूं तो यानी जो मैं पानी जिस टेम्परेचर पर उबल रहा है उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यानी जो टेम्परेचर पर पानी हमारा बॉयल कर रहा है, तो जब भी मैं स्टीम वर्ड लिख लूं, अगर मैं किसी क्वेश्चन में स्टीम वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए यहां जो टेम्परेचर हमारा है, जो हमारा टेम्परेचर ले रखा है हमने, वो उस टेम्परेचर जो पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा है। अगर मान लिया जाए कि हमारा पानी जो है हमने कहीं कंटेनर में गर्म करना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो रहा है, उबल रहा है, तो अगर हम 50 पर उबल रहा है तो हमारा जो स्टीम वाला टेम्परेचर होगा 50 से ज्यादा होगा। तो ऐसा मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है जो स्टीम वाली कंडीशन है। तो बच्चों ये पिछले साल जेई में सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं स्टार बनाने की बात कह रहा हूं, ये स्टार जरूर बनाए। और उसने कहा कि एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है स्टीम वाटर के साथ कराने पर जो कंपाउंड मिलेगा वो उसमें व्हाइट जिलेटिनस कंपाउंड होगा। उसका कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो देखो बच्चों उसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये हमने कंडीशन कब रखी है, ये कंडीशन हमने जब रखी है जब हमारा पानी का टेम्परेचर स्टीम वाला है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि पानी के साथ रिएक्शन कराना है नॉर्मल कंडीशन में, तो हमें एक आयनिक कंपाउंड जैसा सॉल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा आयनिक कंपाउंड, देखो यहां पर 3+ लिखा है, जिसका मतलब 3Cl निकलेगा बच्चों। माइनस और प्लस, क्या प्लस और माइनस में कुछ कैटायनिक प्रॉपर्टी है, यहां पर कैटायनिक प्रॉपर्टी है, यहां पर एनायनिक प्रॉपर्टी है। जहां पर कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन होगा वहां पर स्वाभाविक सी बात है कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अगर उसने स्टीम कहा है तो व्हाइट जिलेटिनस प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर उसने नॉर्मल वाली बात की हुई है तो आपको जो है आयनिक कंपाउंड मिलेगा। वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, और दोनों कई बार कंपटीशन में पूछे गए, इसलिए आप जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के दोनों रिएक्शन को स्टार बनाएंगे, दूसरे पेन से कोड भी करेंगे। इज दैट क्लियर, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेई में पिछले साल पूछा गया है तो हो सकता है फिर से मेडिकल में नंबर लग सकता है, या मेंस में वो फिर से रिपीट कर सकता है। मेंस में जैसे उसने ये पूछ लिया, हो सकता है अब रिवर्स कर दे, आयनिक कंपाउंड पूछ लिए। आयनिक कंपाउंड तरीके का क्वेश्चन जेई में करीब 15 साल पहले पूछा जा चुका है, इसलिए 15 साल वाली बात बहुत पुरानी हो गई, नई करने के लिए फिर से रिपीट कर सकता है। इज दैट क्लियर, चल अब यहां पर 2 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। अब हम ISC पहले समझ लो ISC क्या है। ISC कॉपी के ऊपर लिखेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड, राइट, इंटर हैलोजन कंपाउंड। 11th में भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात की है, थोड़ी सी बात की है, लेकिन यहां पर जैसे ही हम 17 ग्रुप पढ़ेंगे तो इंटर हैलोजन कंपाउंड को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन की जरूरत हमको यहीं पर है, तो कॉपी के ऊपर जरूर लिखेंगे ISC बराबर इंटर हैलोजन कंपाउंड। पहले लिखो, लिखा बच्चों। अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड की अगर हम बात करें, 2 हैलोजन, मैं अभी खाली सिर्फ बता रहा हूं, लिखाऊंगा नहीं, लिखाऊंगा 17 ग्रुप में, है ना, पी ब्लॉक में 17 ग्रुप में डिटेल में लिखाऊंगा, अभी बस खाली समझ लो। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब हुआ 2 हैलोजन
या दो से अधिक हैलोजन, दो हैलोजन या दो से अधिक हैलोजन आपस में मिलकर के एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, उसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड का टाइप होगा एबी टाइप, देखो एबी टाइप, एबी टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप, AB7 टाइप। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझ लो। तो इसका मतलब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है ना, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। इंटर हैलोजन कंपाउंड में सबसे महान काम क्या है? जब पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं याद करने का। पानी के साथ जब रिएक्शन हम कराएंगे तो एक HX निकल जाएगा, एक HX निकल जाएगा। HX के निकलने के बाद रिमेन्स प्रोडक्ट होगा ये वाला। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के बताता हूं, जैसे मैं तोड़ के सिखा रहा हूं कि जैसे भाई मैंने ये कहा, थोड़ा सुनो बच्चों, जैसे मैंने कहा ClF है और पानी के साथ रिएक्शन करा दिया HHO, ये पानी हो गया पक्का। मेरे को क्या निकाल देना है? मेरे को एक HCl निकाल देना है या HF निकाल देना। चलो ये HF निकाल दिया हमने, निकाल दिया। एक ये HF निकाल दिया हमने, पक्का। निकाला कि नहीं निकाला? निकाल दिया। अब आपके पास क्या बच गया? देखो HOCl बचा कि नहीं बचा? बेटा बचा कि नहीं बचा? पक्का। अब कहोगे कि साहब HOF क्यों नहीं निकाल दिया? ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, ध्यान समझना। HO, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि साहब HOF भी तो निकल सकता है, आपने तो HOCl निकाल दिया, HOF क्यों नहीं निकाला? बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका सोचना भी सही है। बच्चों एक बात सुनो, फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके बनने के चांस बिल्कुल नेग्लेक्टेड होंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए उसके बनने के चांस बिल्कुल नेग्लेक्टेड होंगे। यानी ऐसे कंपाउंड की अनस्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। और Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसके बनने के चांस ज्यादा होंगे, इस वजह से HOF मैंने नहीं बनाया। राइट, तो क्या कॉपी के ऊपर आप लिख सकते हो कि HOF नॉट फॉर्म, राइट, HOF not form, HOF not form because fluorine have no vacant d orbital, right? एक बात। दूसरी बात, एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं। पहली बात सुनो, एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं और एसिडिटी में मैंने कह रखा है कि पहला ऑप्शन HOF ले रखा है, फिर HOCl ले रखा है, फिर HOBr ले रखा है, HOI। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि मैं आपको बोल रहा हूं कि HOF नहीं बनता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने बना बुनू लिया, अगर एग्जामिनर ने बना उना लिया उसको और पूछा कि भाई इन चार ऑप्शंस में मेरे को बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रख सकता है, राइट, चार ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने, तो उसमें हल्ला नहीं मचाना कि अरविंद सर ने कह दिया था कि साहब HOF नहीं बनता, HOF नहीं बनता, वजह तो इसका मतलब इसको इग्नोर करना। बेटा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में काम करता है कंसेप्ट। अगर एग्जामिनर ने चार ऑप्शन दे दिया ABCD, तो उसमें कलाकारी नहीं करना कि एक हटा दिया, तीन रह दिया, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। अगर उसने एग्जामिनर ने HOF बना के दिया है तो हम सिंपल लगाएंगे एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी HOF की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो मैंने हालांकि इसको 11th में लिखवाया है कहीं पर, मेरे को याद पड़ रहा धुंधला धुंधला, फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि अगर प्रॉब्लम में HOF दिया है तो उसकी एसिडिटी मैक्सिमम होगी, है ना। अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि अगर प्रॉब्लम में HOF दिया है तो उसकी एसिडिटी मैक्सिमम होगी। लिख लेना, अक्सर आप लोग गलत कर आते हो। लिख लिया? लिखो। अगर क्वेश्चन में HOF दिया है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी? बताओ गंदे गंदे बच्चों, बताओ। सलोनी कैसा चला तेरा? निखिल, मेरे लाल, पृथ्वी, ठीक चल रहा है?
यार तुम लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं हमको सिलेक्शन की, पता नहीं क्यों। गड़बड़ ना कर देना, मेरे मेहनत पर पानी मत फेर देना, पता लगा 4-6 बाल्टी पानी डाल दो मेरे ऊपर। मेहनत करते रहना, ठीक है। उमंग, उमंग तो भात खा के सो रही है, पढ़ना वढ़ना तो कुछ है नहीं। पढ़ती है नहीं पढ़ती, कभी कुछ क्वेश्चन से तो आता नहीं। रागनी केवल क्वेश्चन आया है तुम लोगों में, सिर्फ रागनी, मेडिकल सेक्शन में सिर्फ रागनी के क्वेश्चन आया है, और इंजीनियरिंग में भी 3-4 बच्चों को आया है। सौरभ राठी क्या कर रहे हैं भाई, कहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। तनुज राठी का तो क्वेश्चन आ गया है, लेकिन सौरभ राठी का कोई रेस्पॉन्स मेरे पास नहीं आया। मयंक भी मुझे लगता है ढीला पड़ गया है, वो बात नहीं आ रही है। जो 11th में जितना जोश सोच था सब खत्म हो गया है ना। शिविता का क्वेश्चन तो आ चुका है, शिवानी का क्यों नहीं आया मेरे पास, और भी लड़कियों का क्यों नहीं आया। छोटे छोटे सवाल जिसने 1-1, 2-2 लाइन वाले सवाल पूछे थे, मैंने सबको भेज दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जिसने सवाल का बंच भेजा है, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, उनके रोके हैं, लेकिन कोई 1-1 सवाल पूछ रहा है भाई, तो मैंने उसको रेस्पॉन्स कर दिया। लेकिन बच्चों इस बात का हमेशा याद रखिएगा, सैटरडे के शाम मैंने आपके लिए बिल्कुल रिजर्व रखा हुआ है। जितना क्वेश्चन आप भेजेंगे, 1, 2, 10, 20, 50, 100, मैं 100 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं। 100 मेडिकल के बच्चे भेजेंगे, 100 इंजीनियरिंग के बच्चे भेजेंगे, 200 सवाल मैं आपको सेंड करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है, आप बस मेरे को रेस्पॉन्स दीजिए, रिजल्ट दीजिए, मैं आपके साथ प्रॉपर लगा रहूंगा, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे, मैं किसी को भी मना नहीं करूंगा, जितना क्वेश्चन पूछेंगे 100, 50, 200, मैं सभी के आंसर दूंगा। कोई बच्चा ये ना कहे कि मॉड्यूल के सारे सवाल लाइन से बता दो, तो मैं उसको भगा दूंगा। अबे तो पूरे 10-40 लेक्चर मैंने करा क्या है, पढ़ाया ही तो है। अगर आप 40 पूरे मॉड्यूल 100 सवाल, 200 सवाल पूछोगे तो मैं पढ़े क्या हो बे, कर क्या रहे हो, भात खा के सो रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो इसी तरीके से आप और सवालों में भी हम सेम फंडा अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सेम फंडा देखो, हमने सभी जगह कोशिश ये किया है, सभी जगह देखो, सभी जगह जो हमने मेजर प्रोडक्ट लिया है वो क्लोरीन का लिया है। सभी जगह मेजर प्रोडक्ट हमने किसका लिया है, क्लोरीन का लिया है। क्लोरीन का क्यों लिया है, क्योंकि आप जानते हो वैकेंट डी ऑर्बिटल क्लोरीन के पास है। फ्लोरीन भाई साहब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रखते। कुछ बच्चे कह सकते हैं क्यों नहीं रखते, अब तो कॉन्फ़िगरेशन करके देख ले। क्या ये भी मैं बताऊं तेरे को, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 11 में खूब कॉन्फ़िगरेशन कराया है, जम के कराया है, अब मेरी इच्छा नहीं है तुमको बताने की। चलो भाई, अब देखो बच्चों, नाम भी याद रखना जरूरी है। बड़ा आजकल जो है बड़ा ऐसा कह देता है कि बताओ कितने लोन पेयर होंगे, या कितने बॉन्ड पेयर होंगे, या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, और वो कलाकारी ऐसे कर रहा है कि भाई ये नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, और ये नाम दे दिया, राइट। इस तरीके से नाम दे दिया। ये तो गलत लिख दिया मैंने, चलो आई होगा भाई, HiO4 होगा, सही कर लेना बच्चों, है ना। पर आयोडिक एसिड है ना, HiO4। आयोडीन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। किसी बच्चे ने कहा क्यों नहीं बन सकता, ओए राठी क्या कह रहा है तू, बन सकता है नहीं बन सकता है, वो कह रहा नहीं बनेगा। अबे गधो, क्यों नहीं बनेगा, इसलिए बनेगा क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, केवल फ्लोरीन नहीं बनेगा, बाकी सब बनेंगे, बाकी सब बनेंगे। अच्छा लॉजिक लगाओ यार, एक लॉजिक देखो कि ClF में बड़ा साइज कौन, Cl, देखो प्रोडक्ट, ClF में बड़ा साइज किसका, क्लोरीन, देखो ये है क्लोरीन। ClF में बड़ा साइज किसका, क्लोरीन का, देखो ये। अच्छा I और F में बड़ा साइज किसका, I का। कुछ समझ में आया, यानी जिसका साइज बड़ा होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। समझ में आया, फंडा समझ रहा है, जिसका साइज बड़ा होगा वो क्या बनाएगा, मेजर बनाएगा। घूम फिर के फिर वही बात, जिसका साइज छोटा होगा बिल्कुल गायब हो जाएगा। फ्लोरीन फिर से गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया, नोट करो। फंडा समझ में आ गया बच्चों, चलो फटाफट नोट करो। लिखा बच्चों लिखा। अब हम तीसरी बात करते हैं, NPHCl। बच्चों
NPHCl, इसकी बात करेंगे। सुनो और समझो। इनमें खास बात क्या है, इनमें सबसे अच्छी बात क्या है समझना, कि जो रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही प्रोडक्ट का होगा। दिमाग लगाओ, इसका 4 है, 4 है, क्या यहां 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा इसमें लगाओ, इसमें कितना आ रहा है, इसमें बताओ 6 आ रहा है सल्फर का, क्या इसमें 6 आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें कितना आ रहा है? इसमें 7 आ रहा है, 7, देखो यहां भी 7 आ रहा है। कुछ को फंडा समझ रहा है कि रिएक्टेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही प्रोडक्ट का होगा। ऐसे फटाफट आंसर पकड़ लेंगे। सिमिलर यहां नाइट्रोजन का देख 5 आ रहा है, यहां नाइट्रोजन का देख 5 आ रहा है। अच्छा ये P2O3 सॉरी P4O6 को हम P2O3 भी बोलते हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। जब ये बोलते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड तो ऐसा क्यों लिखते हैं, मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा P4O10 को हम P2O5 भी बोलते हैं नहीं बोलेंगे, अभी बताऊंगा मैं, परेशान नहीं होना। अब यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, कितना आएगा? 3 आएगा। क्या यहां भी 3 आएगा? यहां पर फास्फोरस का निकाल 5 आएगा, क्या यहां भी 5 आएगा? तो इस रिएक्शन में आपने याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। आपने ऑप्शन कैसे पकड़ना है, आपने कैसे ऑप्शन पकड़ना, जैसे रिएक्टेंट को देखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, प्रोडक्ट के साथ मैच करा लेना, ABCD, जो मैच कर जाए दैट इज द आंसर। नहीं आया सुनने, नोट करो बेटा। नोट किया बेटा? अब देखो, अब हम ऑक्सी एसिड में आ जाए, उसको मिटा दें, इसका मतलब नहीं था इससे हमको, है ना बेटा जी। डी में आ जाओ। देखो H2S2O7 ये कंपाउंड आपका 16 ग्रुप का है ना, वहां भी डिटेल में बात करूंगा, फिर से एक बार समझाऊंगा। इनके आपस में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने लिखा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। पायरो बोल रहा हूं, पारो नहीं बोल रहा हूं। कभी देवदास वाली फिल्म का बोल सोच रहे हो पारो, पारो नहीं बेटा, पायरो है। कुछ बच्चे, तरुण मलिक कह रहा पारो पारो, नहीं बे, पारो नहीं है बे, पायरो है। हाँ तो अब देख, अब ये है H2S2O8 बेटा, सुनना, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, मार्शल एसिड भी बोलते हैं, मत लिखना, अभी खाली समझ लो। पर H2S2O7 है ना, इसको पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। दूसरा नाम इसका मार्शल एसिड है, राइट। तो मार्शल एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो कारो एसिड H2SO5 बनेगा, H2SO5 बनेगा, कारो एसिड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर स्टार बनाइएगा। बाकी को अभी एक बार और चैप्टर में रिपीट होगा, 16 ग्रुप में फिर से रिपीट होगा, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चल नोट करिए फटाफट। लिखा बच्चों? इसी तरीके से 2 रिएक्शन इसको भी तैयार करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अब पार्शियल कैसे हो गया साहब? अच्छा एक बात बताओ, मेरे को थोड़ा दिमाग में सोचो कि किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? किसी ग्रुप में, ऐसे समझो और आसान समझो, किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल जो है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऊपर का नॉन मेटल, सेमी मेटल और लिक्विड एंड सीधे सॉलिड। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो नीचे का मेंबर्स होगा वो सॉलिड होगा, यानी उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा, राइट। आयनिक कैरेक्टर होगा, इसका मतलब पानी के साथ पूरी तरीके से आसानी से प्रोडक्ट बना लेगा, टूट के बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर है तो प्लस माइनस चार्ज भी है, पानी आप जानते हैं प्लस माइनस पानी भी होता है। पोलर कॉन्सेप्ट, यहां पर लाइक कॉन्सेप्ट काम करेगा, यानी कि एक कंपाउंड पोलर, दूसरा भी कंपाउंड पोलर, पोलराइजेशन करेगा और इसको बोलेंगे लाइक कॉन्सेप्ट। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि 2 मेंबर्स 15 ग्रुप के यही 2 एलिमेंट ऐसे हैं, 15 ग्रुप के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके हैलाइड
पूरी तरीके से पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, राइट। और इसकी जो वजह कुछ हद तक ये भी रहा कि इसमें जो है क्या बोलते हैं, जिसमें कोवेलेंट और आयनिक दोनों मिक्सअप रहता है ना। तो ऐसे कंपाउंड के सेमी मेटल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो सेमी मेटल जैसा होने की वजह से ऐसा इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जब एसबी के एसबीओसीएल एंटीमोनिल क्लोराइड, इसका भी कलर व्हाइट होता है, इसका कलर व्हाइट होता है। और बिस्मिथिल क्लोराइड, इसका भी कलर व्हाइट होता है, व्हाइट पर्ल के नाम से बिस्मिथिल क्लोराइड को हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, इसलिए स्टार तो बनता है। स्टार बनाओ। लिखा बच्चों? आगे देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और उसके दो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि एक जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। अगर दोनों एक ही का हो जाए तो ऑटो रिडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। यहां पर दो रिएक्शन हमारे सामने ऐसे हैं जिसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज हमको रेडॉक्स की नहीं दिख रही है। यहां पर खास बात देखो ध्यान से बच्चों, खास बात ध्यान से देखो कि NCl3 में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। वजह, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं बता चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं। और NF3 में फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो हाइड्रोलिसिस होने का कोई चांस नहीं है। इस वजह से मैंने क्या लिखा? नो रिएक्शन। एक बात और समझना बच्चों कि NF3 का जब फॉर्मेशन होता है तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और अपनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से यह एक्सप्लोजिव भी होता है। NF3 क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा कंपाउंड एक्सप्लोजिव है, तो आप कहेंगे NF3। तो कॉपी के ऊपर जरूर लिखो, NF3 इज द एक्सप्लोजिव फॉर्म ऑफ, है ना, NF3 is the explosive compound of nitrogen. NF3 is the explosive compound of किसका? नाइट्रोजन। लिखा। अब ये जी वाला जरा देखो जरा बच्चों, जीनॉन के केस में हमारे सिलेबस में 3 कंपाउंड हैं। एक जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ये 3 आपके हेक्साफ्लोराइड है, समझना। जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, 3 हमारे सिलेबस में है, राइट। पहले डाइफ्लोराइड में देखो ध्यान से, HF यहां भी बन रहा है, HF यहां भी बन रहा है, ऑक्सीजन यहां भी बन रहा है, ऑक्सीजन यहां भी बन रहा है, यहां भी जीनॉन बन रहा है, यहां भी जीनॉन बन रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है कि जैसा प्रोडक्ट हमारा F2 का है वही प्रोडक्ट हमारा F4 का है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक को याद कर लो, दोनों को याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन है, ये पूछने वाला नहीं कि कितने मोल किसमें ज्यादा बन रहे हैं, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें मोल ज्यादा लोगे प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। तो लेकिन कंपटीशन स्टाइल में हम लोगों से सिर्फ ये पूछा जाता फलाने रिएक्ट विद दिस एंड व्हाट इज दिस, क्या हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अब देखो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में एक सब कुछ सिमिलरिटीज है, लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझना कि XeO3 इज द एक्सप्लोजिव कंपाउंड ऑफ जीनॉन, और XeO3 दो जगह बनता है। ये हमारा खास कैरेक्टर हुआ कि XeF4 की रिएक्शन, या XeF6 की रिएक्शन अगर पानी के साथ कराते हैं, राइट, दोनों में देखना, दोनों में पानी एक्सेस में है। अगर क्वेश्चन में कहता है XeF4 और XeF6 की रिएक्शन एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कराएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? XeO3। कॉपी के ऊपर लिखेंगे XeF4 and XeF6 reacts with excess of water molecule, then they forms XeO3,
ब्रैकेट में लिख लेना एक्सप्लोजिव। ये भी हमारा क्या है, एक्सप्लोजिव है, राइट। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, अब ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड केस में आ जाओ। देखो F6 F6 F6, ठीक है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, समझना, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, और प्रोडक्ट देखो 2 4 6, यानी जब 1 मोल पानी लिया, 2 मोल पानी लिया, 3 मोल पानी लिया, तो जब 2 मोल लिया तो हमारा बन गया 2HF, राइट। इसके बन गया 4HF, समझ में आ रहा फंडा, और ये बन रहा 6HF। यानी कि अगर हम XCF6 ले रहे हैं और पानी के 3 मोल ले रहे हैं और आपने 6HF निकाल दिया, तो बचा हुआ पार्ट यही होगा। याद करने का मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैलेंस रिएक्शन याद करने की। लॉजिक लगाओ, लॉजिक देखो, लॉजिक लगाओ। AST 1 मोल 2 मोल 2 मोल 4 मोल 3 मोल 6 मोल, दुगना 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 दुगना, यानी डबलिंग का फंडा। तो डबलिंग वाला अगर फंडा पकड़ में आ गया तो प्रोडक्ट को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बचा हुआ पार्ट सब जोड़ जाड़ लेना वही होगा, बचा हुआ पार्ट जोड़ जाड़ लेना सब वही होगा। तो आपको जो ट्रिक्स याद रखना वैसे याद रखना है। 2 बातें मैंने खास बताई। पहली बात, अगर XCF4 और XCF6 प्लस एक्सेस वाटर, तो मेन प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा XCO3, वो एक्सप्लोजिव होगा। अगर XCF6 का केस दे रखा है 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो हमारे पहले अगर 1 मोल पानी ले रखा 2 मोल HF निकालेंगे, 2 ले रखा 4 निकालेंगे, 4 ले रखा 6 8 निकालेंगे, राइट। लॉजिक समझना, वो कहेगा 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, फंडा समझना, जो जितने मोल होगा उसका डबल निकाल देना, बचा हुआ जो रिमेन्स मटेरियल बचा होगा दैट इज अगला प्रोडक्ट। यानी इसको याद करने से भी हम लोग बच गए, इसको याद करने से क्या कर गए, बच गए। एनी डाउट, नोट करो।